recording mode now. Ensemble learning के अंदर पढ़ने वाले हैं हम चीजों को. तो ensemble learning के लिए I'm just going to create a folder first and going to name this folder ensemble learning. Okay. ensemble learning एक फैमिली है अलग अलग एल्गोरिदम का, जिसके अंदर बैगिंग, बूस्टिंग, स्टैकिंग, तीन तरह के फैमिली मेंबर्स आते हैं. ठीक है, मतलब एक ट्री बना कर दिखाता हूँ. ठीक है, तो ensemble लर्निंग. ठीक है, अब क्योंकि इंसेम्बल लर्निंग एक एक अपने में अलग एल्गोरिदम, तो 1 सेकेंड. तो इंसेम्बल लर्निंग के अंदर तीन कैटेगराइजेशन है. पहला है बैगिंग, बूस्टिंग और तीसरा है स्टैकिंग. ठीक है, बैगिंग के अंदर बैगिंग क्लासिफायर, बैगिंग रिग्रेसर ये आएगा. बैगिंग क्लासिफायर एंड बैगिंग रिग्रेसर. बूस्टिंग के अंदर आ जाएगा एडा बूस्ट, एडा बूस्ट क्लासिफायर और एडा बूस्ट रिग्रेसर. ठीक है, और भी बहुत सारे एल्गोरिदम होते हैं, इसमें और भी एल्गोरिदम होते हैं, लेकिन ये पॉपुलर वाले हैं इसलिए इनके बारे में सिर्फ मैं पढ़ाऊंगा. अगर आपको पढ़ना होगा आप इसके अंदर और जा सकते हैं, डिग कर सकते हैं, देख सकते हैं. स्टैकिंग के अंदर आई गेस वोटिंग होता है, वोटिंग क्लासिफायर, इसके बारे में पढ़ेंगे. और रिग्रेसर भी आई गेस होता है इसमें. ठीक है, वोटिंग, रिग्रेसर. ठीक है, और भी होते हैं बहुत सारे एल्गोरिथम्स. ये पूरा का पूरा फैमिली. अब ये सब इंसेम्बल लर्निंग के अंदर क्यों रखा गया है, तो एक इन सब में जो कॉमन चीज है वो ये है कि ये सब एल्गोरिदम, ये वाले, ये वाले, ये वाले, है ना, ये सब इंटरनली अपने अंदर छोटे 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 मॉडल्स बनाते हैं. और एक और कॉमन बात इन सब में बूटस्ट्रैप डेटा सेट का इस्तेमाल किया जाता है. ठीक है, बूटस्ट्रैप डेटा सेट का इस्तेमाल किया जाता है. मैं इसके बारे में बताऊंगा बूटस्ट्रैप डेटा सेट क्या होता है. ये वो वाला बूटस्ट्रैप नहीं है जो HTML CSS जावास्क्रिप्ट में हम ड्रॉप डाउन वगैरह यूज करने के लिए बनाते हैं. वो वाला बूटस्ट्रैप नहीं है, वो वाला बूटस्ट्रैप है. ठीक है, ये बूटस्ट्रैप डेटा सेट है. ठीक है, तो मैं इसके अंदर मतलब आप बैगिंग क्लासिफायर यूज करोगे तो इसके अंदर छोटे छोटे अलग अलग एल्गोरिदम इस्तेमाल किए जाते हैं सॉल्यूशन के लिए. ठीक है, तो ये क्या है छोटे छोटे एल्गोरिदम, मैं इसके बारे में बताता हूँ. ठीक है, तो मैं सबसे पहले बैगिंग से स्टार्ट करूंगा. इस पिक्चर को आप लोग देख लेना, आप लोग बना लेना, है ना. मैं इसको इरेज कर रहा हूँ. ठीक है, तो मैं इसको इरेज करता हूँ. तो एंसेम्बल लर्निंग के अंदर मैं एक फाइल बनाने वाला हूँ. सबसे पहले मैं बनाऊंगा इसके अंदर रैंडम फॉरेस्ट. एक और चीज है आपसी, मैं बताना भूल गया यहाँ पे. बैगिंग क्लासिफायर तो है, उसके अलावा है यहाँ पे रैंडम फॉरेस्ट, ये पॉपुलर है. रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर क्लासिफिकेशन के लिए भी यूज होता है और रिग्रेशन के लिए भी यूज होता है. ठीक है, रिग्रेशन के लिए भी यूज होता है. ठीक है, तो मैं रैंडम सर फॉरेस्ट क्लासिफायर के बारे में बताने वाला हूँ. हाँ जी, बताइए. सर ये स्ट्रक्चर फिर दोबारा बता दीजिए. थोड़ा आप लेट ज्वाइन करें ना विकास. जी जी. हाँ, तो फिर से आप एक बार वीडियो देखिएगा. ठीक है, ये स्ट्रक्चर कुछ नहीं है.
ये बस आपको ये बता रहा हूँ कि इंसेम्बल लर्निंग को 3 पार्ट में बांटा गया है। बैगिंग क्लासिफायर, बूस्टिंग क्लासिफायर, स्टैकिंग क्लासिफायर और रिग्रेशन। ठीक है, ये दोनों क्लासिफिकेशन, ये जो तीनों है ना, बैगिंग, बूस्टिंग और स्टैकिंग, ये क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन दोनों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। और इन सभी मॉडल के अंदर छोटे छोटे वीक मॉडल्स बनते हैं, जिनको एस्टिमेटर कहा जाता है। ये जो है, इनको एक साथ अगर कलेक्टिवली कहना है, एक साथ पुकारना है, तो इसको आप एस्टिमेटर कह सकते हैं। एस्टिमेटर कुछ नहीं होता है, बल्कि वीक मॉडल्स होते हैं, मतलब छोटे छोटे मॉडल्स। ठीक है, अभी मैं करके दिखाऊंगा तो ये समझ में आएगा। ठीक है, तो मैं सबसे पहले एक मॉडल बनाता हूँ, फिर वर्किंग समझाऊंगा एक एक करके। नो, तो सबसे पहले मैं रैंडम फॉरेस्ट की बात करने वाला हूँ। ठीक है, रैंडम फॉरेस्ट बैगिंग के अंदर आता है। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले एक छोटी सी कहानी सुन लूं। देखो, अगर केबीसी कौन बनेगा रोडपति, करोड़पति, है ना, अगर अमिताभ बच्चन साहब खिला रहे हैं, तो लेट्स से दिस इज मी, ओके, एंड ही इज अमिताभ बच्चन, है ना, ठीक है, और दिस इज कृष्णा कुमार। ठीक है, और ये है ऑडियंस। ठीक है, ये ऑडियंस। ठीक है, अब क्या होता है कभी कभी कि अमिताभ बच्चन ने एक क्वेश्चन पूछा। ठीक है, कंप्यूटर महाशय, हमारा अगला क्वेश्चन पेश किया जाए के लिए, कृष्णा कुमार के लिए। और कृष्णा जो है, उसका आंसर नहीं जानता। तो कृष्णा कुमार के पास एक लाइफलाइन है, ऑडियंस, ऑडियंस पोल। ठीक है, मतलब जनता का मत। ठीक है, और इन सब के पास एक बटन होता है, जिसमें ए बी सी वाले 4 बटन होते हैं। मतलब एक रिमोट होता है जिनके पास एबीसी वाले 4 बटन होते हैं, इन सबके पास है। ठीक है, जैसे ही मैं बोलता हूँ अमिताभ बच्चन साहब को कि मुझे इसका आंसर नहीं आता है, मुझे ऑडियंस ऑडियंस पोल लेना है, तो ये सब जो ऑडियंस हैं, ये हमें आंसर बताती है। ठीक है, अपना अपना आंसर बताते हैं। ठीक है, चारों ऑप्शंस होता है इसके अंदर। और जब ये चारों ऑप्शंस, मतलब चारों में से आप कोई बंदा इन चारों में से एक एक जवाब ही देंगे। ठीक है, मतलब एक ही बटन प्रेस कर सकते हैं एक क्वेश्चन के लिए। और जो क्वेश्चन अमिताभ बच्चन ने मुझसे पूछा था, मुझे नहीं आता था, तो मैंने ऑडियंस पोल ले लिया। ऑडियंस पोल में सबको 4 4 बटन दिए गए, तो एक ही बटन प्रेस कर सकते हैं। अब ऑडियंस मिल के मेरे क्वेश्चन का आंसर करेगी, तो एक ग्राफ बन के आएगा, और उस ग्राफ में बात होगी फिर से परसेंटेज की, कि सबसे ज्यादा वोटिंग किस क्वेश्चन के आंसर को दिया गया है। ठीक है, मतलब ए को मान लो 2 वोट दिए गए हैं, बी को मान लो एक भी वोट नहीं दिए गए हैं, सी को मान लो 1 वोट दिए गए हैं, और डी को मान लो 1 वोट दिए गए, तो कौन जीतेगा? ए वाला ऑप्शन जीतेगा। ठीक है, तो ये वीक मॉडल ने अपने अपने मत को दिया। तो मान लो कि ये जो है, ये सॉरी, ये एक बंदा है, इसने बोला ऑप्शन ए, इसने भी बोला ऑप्शन ए, इसने बोला ऑप्शन सी, और इसने बोला ऑप्शन डी। तो 2 बंदे, यानी कि 2 हमारे लोग जो हैं, ये बोल रहे हैं कि ऑप्शन ए होगा। तो मैं एज अ स्ट्रॉन्ग मॉडल, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं मुझे बस स्ट्रॉन्ग मॉडल कह दिया गया, क्योंकि मैं इनका जो आंसर कलेक्टिव आ रहा है उसको लॉक करवाऊंगा। मतलब मैं स्ट्रॉन्ग मॉडल, मैं कर कुछ नहीं रहा हूं, लेकिन मैं स्ट्रॉन्ग मॉडल। तो मैं इन दोनों के आंसर को, सबसे ज्यादा परसेंटेज मिले हैं, तो मैं बोलूंगा ऑप्शन ए के साथ मैं जाना चाहूँ। तो मुझे आंसर देने में किसने हेल्प करी? तो इन छोटे छोटे मॉडलों ने देने की आंसर कोशिश करी। तो मैं यहाँ पे अपने आप को कह रहा हूं एक स्ट्रॉन्ग मॉडल, और इनको ही कह रहा हूं वीक मॉडल। समझ में आ रहा है? मतलब
हम इसको अगर रैंडम फॉरेस्ट मॉडल कह रहे हैं, रैंडम फॉरेस्ट मॉडल कह रहे हैं, तो इसके अंदर ये छोटे छोटे जो हैं ये वीक मॉडल है, और इन वीक मॉडल को बनाने के लिए रैंडम फॉरेस्ट को हमें बताना पड़ता है कि कौन सा आप एल्गोरिदम यूज कर सकते हैं। तो अभी तक मान लो क्लासिफिकेशन का अगर हम काम करना चाहते हैं रैंडम फॉरेस्ट से, तो हम ये वीक मॉडल को लॉजिस्टिक रिग्रेशन से ट्रेन करेंगे। मतलब अब एक मॉडल, स्ट्रॉन्ग मॉडल के अंदर जो छोटे छोटे मॉडल बने हैं चारों के चारों, इन चारों को लॉजिस्टिक रिग्रेशन से हम ट्रेन करेंगे। तो अब सर ये चारों के चारों अलग अलग जवाब कैसे देंगे? जब आप लॉजिस्टिक रिग्रेशन से सबको ट्रेन करोगे तो डेटा तो एक ही होगा। मान लो आयरिस का हमारा डेटा सेट है, आयरिस के डेटा सेट में 150 सैंपल है, 150 के 50 इसको भी दिए जाएंगे, इसको भी दिए जाएंगे, इसको भी दिए जाएंगे, और मतलब सबको दिए जाएंगे, सबको ये 150 सैंपल दिए जाएंगे। तो सर दिक्कत कहाँ है? तब तो सबको एक जैसा आंसर बताना चाहिए, अलग अलग क्यों बताएगा? तो यहीं पे डेटा जब सप्लाई होता है 150 सैंपल में से, तो थोड़ा सा हेर फेर कर दिया जाता है मॉडल के द्वारा, और वो मॉडल है रैंडम फॉरेस्ट। और रैंडम फॉरेस्ट इंटरनली यूज करता है बूटस्ट्रैप डेटा को, बूटस्ट्रैप डेटा सेट को। इसका काम क्या है? इसका काम है कि 150 सैंपल अगर आपके हैं तो 150 सैंपल में से अब वो क्या करेगा कि मान लो कि 150 नहीं, 4 सैंपल, ठीक है? तो इन 4 सैंपल को, इसको हम सैंपल 1 कह रहे हैं, 2 कह रहे हैं, 3 कह रहे हैं, 4 कह रहे हैं। पहले वाले वीक मॉडल को यानी कि मॉडल ए को हम 1 2 3 4 ये चारों का चारा एज इट इज डेटा देते हैं, ठीक है? दूसरे वाले वीक मॉडल यानी कि इसको हम कुछ अलग करके डेटा देंगे, मतलब 1 1 2 4, इसको भी हम 4 ही सैंपल दे रहे हैं, लेकिन देखो रिपीटेशन हो गई। तो हम ऐसा डेटा बना के बूटस्ट्रैप की मदद से इसको दे देंगे, तो ये उस पे ट्रेन हो जाएगा। रिपीट हो सकता है डेटा, डबल हो सकता है डेटा, ठीक है? फिर तीसरा जो हमारा मॉडल है उसको हम दे रहे हैं 1 2 2 4 ऐसे करके, ठीक है? मतलब इसमें 2 का रिपीटेशन हो गया जो हम तीसरे वाले को दे रहे हैं। चौथे वाले को जब हम देने गए तो 1 2 3 3 ऐसा करके हमने सैंपल दी। तो रिपीटेशन कर करके दे रहा। अब जरूरी नहीं है कि ये इसी ऑर्डर में रहेगा, ये कैसे भी हो सकता है। मतलब डेटा 150 पे 150 अलग अलग होके जाएगा, रिपीटेशन हो जाएंगे उस डेटा में, जिससे मॉडल अलग अलग डेटा पे ट्रेन होगा, ठीक है? ये बात समझ में आ रही है? इसीलिए वो ए को 2 लोग सही बता रहे हैं, बी को कोई सही नहीं बता रहा है, सी को कोई एक डेटा एक मॉडल सही बता रहा है, और डी को कोई और एक मॉडल सही बता रहा है। बात समझ में आ रही है? हाँ गाइस, ये समझ में आया? जी सर। ओके, इशिका बताओ क्या समझ में आया? नहीं समझ में आया? मुस्कान से बताओ क्या समझ में आया? सर एक बार फिर से बताना। अच्छा, एक बार फिर से बताऊं? अभी पूछ रहा हाँ, हूं तब पूछ रहे हो, तब से कहाँ थे? नहीं बोल रहा हूँ, थोड़ा माइक। इसमें एक क्वेश्चन है सर, हाँ पूछ सकते हैं? हाँ हाँ, बोलिए सर। हाँ, इसमें जैसे आप बोल रहे हैं ना कि हमारे जैसे हम्म ये सैंपल 1 2 3 4 ये हमारे सैंपल है, ठीक है? और इसमें हम एल्गोरिथम लगा के वीक मॉडल को ट्रेनिंग करेंगे हर टाइम हम्म डेटा। जैसे इसमें 4 आपके वीक मॉडल है, मतलब स्ट्रॉन्ग मॉडल बनने से पहले वीक मॉडल, तो उससे पहले 4 है। उसमें आपको लगेगा 1 2 3 4 सैंपल एक को दे दिए, दूसरे को 1 1 2 4, फिर दूसरे को 1 2 2 4। तो इसमें आपको ऐसा नहीं है कि उसमें डेटा भी तो आप मिस कर रहे हैं, जैसे हाँ, वन। डेटा मिस होता है इसमें, बूटस्ट्रैप का ये काम है, इंटरनली बूटस्ट्रैप जो डेटा बनाता है ना वो यही करता है। मतलब उस क्योंकि उसमें बूटस्ट्रैप तीसरा ये मान के सैंपल चलता है।
TC मैं उसमें बता तीसरा जैसे 1 2 2 4 दिया तो तीसरा सैंपल उसको मिस हो गया, तो उस राइट। वजह से। तो वैसे ही तो अलग बनेगा ना वो मॉडल यार, समझो इस बात को। अगर मैं चारों मॉडल को एक ही जैसा डेटा दे दूं, तो चारों तो एक ही जैसा प्रेडिक्शन करेंगे ना, फिर फर्क कहाँ है? तो बूटस्ट्रैप ने क्या किया, बोला कि नहीं, चारों को हम एक ही डेटा नहीं देते, हम डेटा को डुप्लीकेट कर करके हम 150 सैंपल ही सबको देंगे, लेकिन वो डेटा में डुप्लीकेसी भी है, जिससे मॉडल हमारा अलग अलग से। बात समझ में आ रही है? और फिर प्रोबेबिलिटी का इस्तेमाल करके हम प्रेडिक्शन लेंगे। अच्छा, समझे? तो इसमें करेक्ट मॉडल को जैसे डबल डेटा जाएगा, तो एक हम्म वर्ड होता है, लाइक मैं एक डेटाबेस का ही वर्ड होता है, एक नॉर्मलाइजेशन। मतलब इसमें जो हम्म मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग में जो नॉर्मलाइजेशन होता है वो अलग होता है। हम्म। एक हिसाब से डेटा डबल जा रहा है तो वो डेटा रिडंडेंसी की प्रॉब्लम नहीं आएगी क्या, डबल डबल नहीं, डेटा जाने यहाँ के पे बाद? ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, डेटा रिडंडेंसी की प्रॉब्लम नहीं आती। ठीक है, ऐसा हो सकता है मशीन लर्निंग के सैंपल को जब आप कलेक्ट करते हो तो हो सकता है कि एक जैसे बहुत सारे डेटा हो। ठीक है, ऐसा हो सकता करेक्ट। है। एक आदमी को मान लो कि हिंदुस्तान का आपको हाइट प्रेडिक्ट है, हिंदुस्तान के लोगों की हाइट क्या है, तो 5'5" मेल की है। हम्म ठीक है, हम्म तो हिंदुस्तान का जितना डेटा है उन सबका हाइट निकाला, तो ऐसा जरूरी थोड़ा ना कि सबका हाइट अलग ही अलग हो, बहुत सारे लोगों की हाइट एक जैसी। तो हम क्या उस डेटा को छोड़ करेक्ट। देंगे रिपीटेशन की वजह से? नहीं, हम उस डेटा को पास करेंगे। क्यों पास करेंगे? क्योंकि उसको पास करेंगे तो मॉडल उससे और भी ज्यादा पैटर्न को स्ट्रांगली बनाएगा और बोलेगा कि नहीं, यही है हमारा जो मॉडल है। ठीक है, और ऐसा ही डेटा आया और हमने इसी डेटा को बार बार देखा है, तो हम ऐसा ही प्रिडिक्शन, हमारा मॉडल स्ट्रांग होता है ज्यादा डेटा से, हम रिपीटेशन की वजह से डेटा को रिमूव नहीं करते। ठीक है, हम्म, हाँ, इस बात को हमेशा याद रखना है, यहाँ पे रिटेंडेंसी की प्रॉब्लम नहीं आती। ठीक है, रिपीटेशन हो सकते हैं। ठीक है। ओके। और डीप लर्निंग में इसी को हम ऑटो इनकोडर आई गेस उसी से बनाते हैं। ऑटो इनकोडर से हम इमेजेस बनाते हैं, एक ही इमेजेस से 10-10 इमेजेस बनाते हैं, 100-100 इमेज बना देते हैं, 1-1 लाख इमेज बना सकते हैं, जूम डेटा करके ऑगमेंट जूम। डेटा ऑगमेंटेशन होता है ना? हाँ, डेटा ऑगमेंटेशन। ठीक है, हाँ, डेटा। वो डीप करेक्ट, लर्निंग में क्योंकि होता है। ठीक है, तो डीप उससे कोई लर्निंग में। दिक्कत नहीं होती है, रिपीटेशन हो सकता है। ठीक है। क्योंकि उसमें मैंने देख रखा है, जैसे डेटा ऑगमेंटेशन में जैसे हमने ट्रेनिंग के लिए 500 इमेज दिए, तो डेटा को हम्म। जब ऑगमेंट किया है ना मैंने, ऑगमेंट करने के बाद में वही इमेजें जैसे रोटेट हो जाएंगी, जैसे लेफ्ट हो जाएगा या राइट हो राइट, और जाएगा। वो हम जब ऑगमेंटेड का एल्गो यूज करते हैं, उसी में हम पास करते हैं कितना रोटेट करके लेना है, जूम इन लेना है, जूम आउट लेना है, वो सब अपने आप ही बना बना के सैंपल क्रिएट कर देता है, मल्टीपल इमेजेस क्रिएट कर देता है। ठीक है, करेक्ट। तो वैसे ही कोई दिक्कत नहीं है अगर हमारा डेटा रिपीट कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, डेटा ओके ज्यादा ओके। होना चाहिए। ठीक है, तभी और डेटा। सिर्फ एक ही नहीं होगा ना, सिर्फ हाइट ही नहीं होगा, और भी डेटा होगा। ठीक है, तो ऐसा कोई करेक्ट। दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो, अब तुम लोग गाइस, आकाश राजपूत, बताओ क्या नहीं समझ में आया भाई आपको? मैं फिर से ले आता हूँ यार, डिलीट कर दिया। हाँ, बोलिए आकाश। सर ये जो बाद में आपने बताया था ना कि एक एक करके डाटा आ रहा है इसमें, हम्म सबको 150 सैंपल आ रहे हैं, ये इसके हम्म। बाद वाला नहीं आया सर। 150 सैंपल आ रहा है, इसके बाद नहीं समझ में? मैं कह रहा हूँ इस 150 सैंपल की बात नहीं कर रहा, 4 सैंपल, तो वो 4 सैंपल ये है एक्चुअल। ठीक ठीक है, इन सर चारों सैंपल। हम्म जैसे अभी तक जो हम कर रहे थे एल्गोरिदम्स, उनकी वर्किंग को ना हम विजुअलाइज कर पा रहे थे कि अच्छा ऐसे काम हो रहा है। इसको हम्म। मतलब ऐसे इजीली खुद से विजुअलाइज नहीं कर पा रहे। ठीक है, मैं अभी आप लोगों को मॉडल बना के दिखा, ठीक है, तो फिर विजुअलाइज कर पाओ। ठीक है, चलो पहले मॉडल बना ले। मॉडल जब बना के और दिखाऊंगा ना, मॉडल जब ट्रेन हो जाएगा तो वो दिखाएगा अपना आर्किटेक्चर की मैंने ऐसे मॉडल को ट्रेन किया। ठीक है, मैं दिखाता हूँ। ensemble लर्निंग के अंदर I'm going to create a file एंड मैं इसके अंदर रैंडम फॉरेस्ट को यूज करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो random forest डॉट IPYNB गोइंग टू क्रिएट। ओके, और मैं क्या करूंगा कि मैं आयरिस डेटा सेट पे इस मॉडल को ट्रेन करूंगा। आई एम पिकिंग आयरिस डेटा सेट बिकॉज आई डोंट वांट टू कंसंट्रेट योर फोकस ऑन अदर काइंड ऑफ डेटा सेट की उसको समझने में तुम अपना टाइम वेस्ट करो। आयरिस डेटा सेट को तुम अच्छे से जानते हो। ठीक है, तो मैं आयरिस डेटा सेट पे ही इसको बताता हूँ। ठीक है, देखो,
तो पहले हम import pandas as pd और कुछ important libraries है, I'm going to import them all. Okay. फिर इसके बाद है from import numpy as np, because I also want to show you the data, and that's why I'm pulling matplotlib. Import matplotlib.pyplot. My bad, I'm sorry. Pyplot as plt. Import seaborn as sn from sklearn, and what's that? Ensemble. Ensemble is a module. Okay. और उसी के अंदर हमारे ये सारे अलगो रखे गए हैं, ठीक है। Import random forest, let me call it, it's memorizing. Okay. Random forest classifier as well as the regressor. Can you see this? तो क्लासिफिकेशन को मैं यूज करने सीबॉर्न जा का रहा हूँ। एसएनएस होगा ना? आप सीबॉर्न को एसएनएस लिखो, एसएन लिखो, कृष्णा लिखो, आपका नाम क्या है? सर वंश। वंश लिखो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एस का मतलब होता है कि आप उसको किस नाम से पुकारना चाहते हो अपने मॉडल, ठीक है। लाइक अपने इलियास देखो, कोड में लाइक इलियास सर, लाइक इलियास। हाँ, एलाइसिस होते हैं ना, उसकी तरह है ना। हाँ। Okay, so I'm just going to create the model, and for that I have to first import data, and that's why I'm going to use pd.read_csv there, and I will mention there are path of the data, and this is my data. Copy the path, put it here, and let's mention here df. Oh, my bad. Df, and df dot. I can mention here. Let's say df को ही call करो पहले. So this is my data. I'm going to extract x and y separately, because x is my feature and y is going to my target. So yeah, x is equal to df dot ilog. I'm going to use. I did this step multiple times before this class as well also. So ये कुछ चीजें हैं जो कॉमन है, कीप इन माइंड, ये कुछ चीजें हैं जो कॉमन है, ठीक है। तो मैं पहले स्केलिंग करूंगा, सॉरी पहले स्प्लिट करूंगा फीचर एंड टारगेट को, फिर उसके बाद स्केल करूंगा, फिर उसके बाद फर्दर मैं उसको स्प्लिट करूंगा, और स्प्लिट करने के बाद अपने मॉडल को ट्रेन, ठीक है। तो लेट्स सी। सो df.ilog, I need all the rows, and लास्ट कॉलम को छोड़ के बाकी सारे कॉलम चाहिए। दिस इज योर x, which is a data frame. So you have to convert this data frame into a 2D array. Okay. So 2D array में convert करने के लिए आप simply mention your values, and once you will run this, this is your 2D array. जो data frame था आपके पास वो 2D array में आप converted है, और फिर उसके बाद आप target को बनाना चाहते हो। So df.ilog, again I need all the rows in the last column, which is -1 only. I will mention here. And once you will run y, you will not get a 1D array, because target always exists in 1D array, not in 2D array, all right? So why there is 1D array? No, not 1D array, serializer, a series, ठीक है, जो data frame का होता है, इसको series का एक कॉलम है। Okay, यहाँ पे हम अगर इसको वैल्यूज से पास करेंगे, we will get 1D array. You can see here the identifier of an array, that is array. Okay, so ये हमारा y में हम स्टोर कर देंगे, और नहीं तो हम यहाँ पे अगर वैल्यूज लिखेंगे वो ऑलरेडी y में स्टोर हो जाएगा, then no need to mention here values. So you will get, see, your y, which is an array, ठीक है। तो फीचर और टारगेट हमने बना लिया ना। I'm going to scale these data. Okay, scale this data using min-max scaler or standard scaler or whatever it is, हाँ, हम उससे बनाएंगे। Okay, so I'm going to scale it. So I'm going to mention here scaling my data using min-max scaler, ठीक है। So from sklearn, I guess pre-processing import
min max scaler, yeah, it's there inside pre-processing. So I'm going to use min max scaler, and because this is a class, I have to create object of this. So sc is equal to min max scaler, and sc dot fit underscore transform. I have to pass my x only feature, not target. Okay, target we never scale. Okay, we only scale features. Okay, and once you will run this, you will get your scaled data. See, okay. So this is the scaled data. Okay. Now, because you want to use this, so you have to store it inside a third variable x underscore sc, and to make sure the readability concept, you have to assign some sort of variable जिससे आप उसको आइडेंटिफाई कर सको कि वो क्या है. तो x को ही जो फीचर था उसको मैंने स्केल किया है x underscore sc नाम के वेरिएबल में रखा. So once you will run this, you will not get any output because you didn't call variable. I'm going to call it now x underscore sc, and see, this is your value, okay, which is scaled data of feature. So feature को मैंने scale किया और उसी को print कराया. ठीक है? Now I'm going to 1 second. Okay, so I'm going to split the data into two halves, train test. Okay, so to split them in train test, I have to call another model, not model, it's a function. So from sklearn model selection, I guess, import train test. Yeah, model selection is there. Okay, so train test split, I have to pass my x underscore sc and y, because we never scale y, and that's why I'm not mentioning any kind of scaling format like y underscore sc, because I didn't scale these data. Okay, हमने अपने target को scale नहीं किया है, इसीलिए हम y ही pass करें as it is. Okay, so to make a unchangeable to my data, I have to mention what, random state 42. This is my lucky number. You can mention anything. And apart from this, you can also mention training size and testing size. So you can mention only one out of these two. I'm going to assign training size. So training size is equal to 0.70. That means 70% of overall data. 100 का 70%. मान लो कि मेरा पूरा डेटा सैंपल 100 है, तो उसमें से 70% डेटा सैंपल को यूज कर लिया जाए, ऐसा मैं कह रहा हूँ. परसेंटेज में मैं बात कर रहा हूँ. तो अभी हमारा डेटा जो है वो 100 है, 150 सैंपल्स का है, तो उसका 70% जो होगा वो ये मॉडल खुद ही डिटेक्ट करके और तोड़ देगा उसको दो पार्ट में, ट्रेनिंग टेस्टिंग में. ओके, सो आई एम गोइंग टू मेंशन हियर x train, y train, and x test, y test equals 2. Okay, now my data has been broken down in two halves. The first one is training and the second one is testing. So x train, if you will see, this is a 2D array. If you will ask the shape of this, it will give you the number of row and column. तो रो का मतलब ही होता है कि कितने इसके अंदर सैंपल्स आए थे. सो 105 सैंपल होते हैं 150 का 70%. ठीक है, तो बाकी सब टेस्टिंग में चला गया हो, एक्स टेस्ट में चला गया हो. अब इन्हीं 150 सैंपल को हमारा रैंडम फॉरेस्ट बार बार बूटस्ट्रैप डेटा सेट की मदद से कॉपी पेस्ट करेगा, और हो सकता है रिपीटेड करके 105 105 105 105 सैंपल बार बार डुप्लीकेसी रिपीटेशन इधर उधर करके हमारे छोटे छोटे मॉडल्स को देगा. सो आई एम फर्स्ट शोइंग यू दिस थिंग. रैंडम forest classifier, I'm going to train the model now. So model, because random forest is also a class, you have to mention some sort of parameter here. Here you can see an estimator. ठीक है, एस्टिमेटर को ही, यानी कि छोटे छोटे जो वीक मॉडल है बाय डिफॉल्ट इसके अंदर 100 बने. छोटे छोटे इसके अंदर जो मॉडल बनने वाले हैं वो 100 मॉडल बने. एक और बात, you are not allowed to change the model. आप मॉडल का नाम नहीं बदल सकते.
अंदर। इसके अंदर बाय डिफॉल्ट कोई बता सकता है कि कौन सा मॉडल यूज होगा छोटे मॉडल्स के लिए जो इसके अंदर बनने वाली है, वीक मॉडल, उसके लिए कौन सा मॉडल हमारा यूज किया जाएगा? कोई बता पाएगा इस बात को? डिसीजन ट्री, डिसीजन ट्री, क्यों? वो उसमें लीफ और नोड्स का यूज हुआ है ना। राइट, इसके अंदर लीफ और नोड्स का यूज किया गया है, सी गिनी और फिर उसके बाद मैक्स डेप्थ, ठीक है, मीन सैंपल स्प्लिट, ये सब मतलब डिसीजन ट्री के सारे पैरामीटर्स को यूज कर लिया गया है। और इसीलिए इसके अंदर हम कोई और बेस मॉडल यानी कि वीक मॉडल नहीं दे सकते, डिसीजन ट्री ही दे सकते, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको ट्यून कर सकते हैं, डिसीजन ट्री से रिलेटेड पैरामीटर्स को ट्यून कर सकते हैं, और कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। कुछ और बातें हैं जो आपको याद रखनी पड़ेंगी इसमें, ठीक है। यहाँ पे स्टंप बनता है, स्टंप क्या होता है हम बात करेंगे उसके बारे में, ठीक है। तो विल सी, हम इसके अंदर जो हमारा एन एस्टिमेटर है उसमें हम 100 तो है, 100 बाय डिफॉल्ट है, यानी कि 100 छोटे छोटे डिसीजन ट्री बनेंगे, अलग अलग डिसीजन ट्री 100, ठीक है। और उनको ट्रेन किया जाएगा। आई विल शो यू, मैं पहले मॉडल बना लेता हूँ, ठीक है, फिर आपको बताऊंगा, नहीं तो इस तरह नहीं समझ आएगा। फिट कर रहा हूं मैं अपने x अंडरस्कोर ट्रेन को एंड y ट्रेन को, और जब मैं रन करूंगा